कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम से जब आप 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करते हो तो ये यहाँ पे 800 मीटर लंबा एक मैदान है बाइसरन, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। It's a beautiful place there, what I've heard. यही वो जगह है खूबसूरत जगह। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक प्लान तरीके से हमला किया। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसा ही नहीं है कि एक आतंकवादी आया और ऐसे ही बस बंदूक उठाई और गोली चला दी। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स ने वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज और अल्ट्रासेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमला किया है। अब ये हमला कैसे किया गया, प्लानिंग कैसे हुई, कहां पे हुई, पाकिस्तान में हुई तो उसके मल्टीपल प्रूफ्स क्या निकल के आए, एक एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें समझने के लिए हमें थोड़ा एक चीज भाई बताएंगे हमें, एक भी चीज ऑफिशियली गवर्नमेंट नहीं बता पाई किसी को, बट चीज भाई बता देंगे हमें। पीछे जाना पड़ेगा। Let's see देखिए, what जो Bhai has मैंने to say. आपको बाइसरन एरिया दिखाया था, इसके इस तरफ एक गांव है जिसका नाम है गुरी। ये गांव ऑफिशियली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बिजबेहारा ब्लॉक में पड़ता है। और इसी गांव के एक घर में पैदा होता है आदिल हुसैन ठोकर, जो कि पहलगाम अटैक का पहला आतंकवादी है। अभी थोड़े दिन पहले इसके घर को तो से उड़ा दिया, लेकिन ईयर 1992 में जब ये पैदा हुआ था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आगे चल के पहलगाम जैसा हमला करेगा, जिसकी वजह से दो देशों के बीच में वो वेट, क्या कार्ड क्यों दिया, दिखा तो दे। से उड़ा दिया। लेकिन ईयर 1992 में जब ये पैदा हुआ था तो किसी ने सपने This guy, 3 Kashmiri handlers of foreign terrorists involved in Pahalgam attack. He was born at this native village, so Indian born. में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के पहलगाम जैसा हमला करेगा, जिसकी वजह से दो देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी। Indian forces have launched terrorist networks near the border, with early reports confirming successful security. अब आदिल जब यहाँ पे बड़ा हो रहा था तो इसने पहले शाह हमदान पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहारा से 12th क्लास की, और ईयर 2018 आते आते अनंतनाग में जो रहमत आलम कॉलेज है वहां से अपना MA कंप्लीट करके टीचिंग करने लगा। तो ईयर 2018 तक, जब तक ये कॉलेज में था, तब तक किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में इसका नाम नहीं आया था। लेकिन बस एक चीज थी उस टाइम पे जो सबने नोटिस की थी कि उस एरिया में जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता था तो उसके जनाजे में जरूर जाता था ये। बाकी किसी और एक्टिविटी में इसका नाम उससे पहले सुनाई में नहीं आया था। लेकिन अप्रैल 2018 में इसने अपना असली गेम स्टार्ट किया। 29 अप्रैल 2018 को ये आदिल ठोकर जो था, ये क्या करता है, अपने घर वालों से बोलता है कि उसका एक एग्जाम है, तो उसके लिए इसको कश्मीर के बडगाम जाना पड़ेगा। और वहां घर वालों से Who is Adil Hussain, the Mr. Student orchestrated Pahalgam attack? Adil was reported missing by his family on April 29th. For an exam, Adil Togar, once seen as a bright young student from Anantnag, Jammu and Kashmir. बोलता है कि उसका एक एग्जाम है, तो उसके लिए इसको कश्मीर के बडगाम जाना पड़ेगा और वहां एग्जाम देके वापस घर आ जाएगा। और घर वाले भी इसकी बात मान के इसको भेज देते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन आदिल अपने घर वापस नहीं आता, बल्कि गायब हो जाता है। और घर वाले बैक टू बैक फोन भी मिलाते हैं इसको, लेकिन इससे बात नहीं होती है। और फिर थक हार के 2 मई 2018 को आदिल ठोकर की जो मदर थी शहजादा बानो, वो पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करा देती है। अब इधर मिसिंग रिपोर्ट तो रजिस्टर हुई, लेकिन एक्चुअल में आदिल ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसने बिना किसी को बताए सेम मंथ यानी कि अप्रैल 2018 को पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन लगा के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था, हायर स्टडीज के लिए। और बहुत ही कम टाइम में यानी कि सेम मंथ में पाकिस्तान अथॉरिटी जो है वो आदिल ठोकर को स्टूडेंट वीजा ग्रांट भी कर देती है। और इसी वीजा के बेसिस पे आदिल घर में एग्जाम का बहाना बना के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वैलिड पासपोर्ट और वैलिड स्टूडेंट वीजा के थ्रू मई 2018 में पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये उसकी पिक है उस टाइम की। अब ये पाकिस्तान पहुंच तो गया था, लेकिन इसको पाकिस्तान जाके पाकिस्तान पहुंच Okay, proof is what I wanna like believe everything. I'll watch it for entertainment value. पर ये proof मांगना बहुत जरूरी है, और proof किधर से आ रहा है ये देखना भी बहुत जरूरी होता है, right? Because like, look, number one thing he's doing in his description is selling something. Anyway, that's okay. Like, you know, we all gotta make money, so I understand. TheHindu.com, webarchive.org, TheHindu.com, economicsite.India Times. Edition of Gunmen Open Fire, that's the regular news. News18.com, Indian website, right? Deccan Herald, Indian website. News 18, Indian website. News 18, Deccan Herald. News18.com, Deccan Herald. FinancialExpress.com. Newsable, AsiaSetNews.com. Also an Indian website, I'm pretty sure. Indian Express, OneIndia.com. TimesOfIndia.com. TheFederal.com. Is this also an Indian website? Or he just took a picture from there. Oh, that's the picture he took from them. Yeah, Indian website. Of course, it's an Indian website. MSN.com, Indian News, surrender so we can live in peace after Pahalgam. Times of India, right? Times of India. NDTV, ABP Live, Indian website. One India, Indian website. Hindustan Times, Indian website. Al Jazeera, one non-Indian website so far. What's this Indian Pakistan target? It's like an explainer, doesn't blame anyone in this. India TV News, Britannica.com, Mumbai terrorist attack.
ये तो हम सबको पता है एज अ सोर्स, ठीक है। सिंपल विकिपीडिया के कुछ लिंक्स, यूट्यूब वीडियो ऑफ हु और इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस, don.com से क्या उठाया इन्होंने, दे पाकिस्तान इज प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट फॉर द थर्ड टाइम, या देयर एंड बैक अगेन, अ टाइमलाइन ऑफ ग्रे लिस्ट 2021, 2022, 2022 तक की टाइमलाइन है। इकोनॉमिक टाइम्स इंडियन वेबसाइट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन वेबसाइट, aljazeera.com, 31 years in jail for terror financing. Look, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते ऐसे लोगों को, जेल में डालते हैं, और एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। एटलीस्ट पब्लिक तो वोट नहीं करती ना यार, 2-3 दफ़ा, चाहे पावरफुल लोग भले सपोर्ट करते हैं उस तरह के लोगों को, जो कि बुरी बात है, पर एटलीस्ट पब्लिक प्राइम मिनिस्टर बना के अपना गॉड बना के तो नहीं बिठा देती ना ऐसे टेररिस्ट को। CNBC TV इंडिया, BBC.com न्यूज़, आर्टिकल 370 की खबर, revoked nearly article of 370. Okay, he just took that information from this. businessstandard.com, another Indian website I'm guessing. Business Standard, home page से पता चल जाना चाहिए। Yup. Indian website, okay, right. Middle East आए, यहाँ से क्या उठाया भाई ने? Indian just targeted a building in मुरीद के, yeah we all know that. IndianExpress.com, India Times, NewsX, what is NewsX? Indian website, RCB victory parade की news है home page पे। So all his sources are just trust us bro, right? Especially for this video. The BJP-led central government's unilateral revocation of Article 370. That's the, so none of it has any third-party quotations. Observer Research Foundation. I can believe these people. That's an organization. So also Indian origin, but at least it's an organization. So I want to believe it more than their news channels. But it is also heavily Indian influence. So Hindustan Times, Al Jazeera, News Indian Express, India Today, in Times of India, Hindustan Times, Times of India, Congress.gov, FSAS. ये क्या है? India Today Images, right? FATF की website, Times of India, One India, like 80% to 90% of it is just India news, Indian this, Indian that. Hundreds of Samyad World, Indian website again, English.Mathrubhumi, English, Indian website, Swarajmag.Indian website, The Print, Indian, Deccan Herald, Web Archive, Hindustan Time, Business Line, The News.com, oh, Pakistani news channel भी आ गया भाई, Economic Times, Tribune, ETV Bharat, Hindustan Time, Indian Express, NDTV, ANI News, भाई ने ANI News की वो यूज़ कर लिया, संभल के रहना भाई, Rediff, One India, you see what I mean, bro? Look, there's hundreds, bro, 100, oh my god. M4 Cabaret rifle, AK-47 assault rifle during the attack on civilians, the Indian media reported. The team have also recovered at least 80 to 70 used cartridges from the spot. So this is also based on what Indian media reported. And you know, Indian media का एक nickname है बहुत famous, उसको कहते हैं गोदी मीडिया, वो for a reason है, ऐसे नहीं है उसका नाम गोदी मीडिया, क्योंकि वो किसी की गोदी में बैठी हुई है, वो वही बोलती है जो उसको बोला जाता है बोलने को, एक छोटे प्यारे बच्चे की तरह उसके मुंह में चुस्नी दे देता है। तो ये one needs to be aware of that. अगर यही इस तरह की वीडियो मैं exclusively पाकिस्तानी वॉइस यूज़ करके बनाऊँ तो that would not be the truth. Just like this, well, let's watch it. पासपोर्ट और वैलिड स्टूडेंट वीजा के थ्रू मई 2018 में पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये उसकी पिक है उस टाइम की। अब ये पाकिस्तान पहुंच तो गया था, लेकिन इसको पाकिस्तान जाके पढ़ाई नहीं करनी थी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना फोन बंद करता है, अपनी फैमिली और अपनी कश्मीर के आसपास के जो लोग थे उनसे पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट खत्म कर देता है और सेम डे लश्कर तैयबा की लीडरशिप से मिलता है। लश्कर तैयबा ये वही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक ये सब करवाए। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में LED का कैंप है जो कि LOC से 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है POK में। यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, दौराए सूफा, दौराए आम, दौराए खास, ये सारी इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 9 स्ट्राइक्स की गई थी उसमें से सबसे पहली स्ट्राइक यही की गई थी। अब इधर आदिल की ट्रेनिंग अपनी चलती रहती है, इसको रेडी किया जाता है आगे चल के हमले करने के लिए। दूसरी तरफ जब ये आया था उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 28 जून 2018 को पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया के अंदर टेरर फंडिंग की मॉनिटरिंग वगैरह करती है। तो FATF ने पाकिस्तान की एक्टिविटीज को देखते हुए उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट करने से पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, एक मौका दिया जाता है सुधरने का। अब ये बहुत ब्रो वीडियो मेकर है या दर्जी है? He keeps cutting Pakistan's map like it's a joke for him, bro. Right? He keeps doing this. Like क्या चाहता है भाई? दर्जी है क्या तू? क्या तेरा काम यही रह गया क्या अब सिर्फ कि मुझे मारे ना राह वाले आके? Bro, just use the proper flag. If you're so objective, just use the proper flag. Doesn't matter what you think and what they think, right? This is proof that he only speaks the line that is given to him.
दिया। ब्लैकलिस्ट करने से पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, एक मौका दिया जाता है सुधरने का। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक से जो लोन वगैरह मिलते हैं पाकिस्तान को, वो सब रुक जाते हैं। इससे पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल का भी इशू खड़ा हो जाता। तो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF ने पाकिस्तान को गाइडलाइंस दी कि ये जो आपकी कंट्री में लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इनकी फंडिंग आप रोको, इन पे एक्शन लो। तो FATF की गाइडलाइंस और दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने छोटे मोटे एक्शन लिए। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करना स्टार्ट करी कि इन्होंने फंडिंग रोक दी है, और इनके लीडर्स जो हैं LET वगैरह के, इनको भी जेल में डाल के दिखाया। अब इसके कुछ महीने बाद 14 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर पुलवामा किया जाता है। इंडिया के अंदर हर कोई बहुत गुस्से में था, और इस हमले के तुरंत बाद इंडिया ने जितने भी प्रूफ थे, जैसे उमर जिसने हमला किया था उसके अकाउंट में कैसे 10.43 लाख रुपीस पाकिस्तान से डाले गए, ये सारे प्रूफ इकट्ठा करके एक डॉजियर बनाया गया और FATF मेंबर कंट्रीज जो थी जैसे US, फ्रांस, UK, इनको भेजा। 17 से 22 फरवरी तक FATF की पेरिस के अंदर मीटिंग होती है और पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज के बाद पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनकी जो एक्टिविटी थी वो स्लो हो गई और पाकिस्तान में भी शांति हुई। और फिर इसके 5 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। In a seismic policy shift, Article 370 stands nullified. Jammu and Kashmir's special montage बनाता है ये। ushering a new era of constitutional uniformity and federal integration. अब ये चीज होने के बाद पाकिस्तान जो था वो चारों तरफ से फंस गया था। इधर आर्टिकल 370 हट चुका था, मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ले नहीं सकता था, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितनी भी प्रॉक्सी थी इनकी FATF की नजर पड़ी थी उन पे। तो इस चीज से निपटने के लिए पाकिस्तान के मुरीदके में, जहां LET का हेडक्वार्टर है, वहां पे मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, और फिर इसके कुछ टाइम बाद एक नया प्लान बनाया जाता है ताकि कश्मीर के अंदर जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू किया जा सके। पाकिस्तान एक नए नाम से आतंकवादी आउटफिट बनाता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। प्लान इसमें यह था कि अपना नाम बदलो, चेहरा बदलो, और काम सारा का सारा वही पुराना रखो। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई कंपनी जिसका किसी फ्रॉड के चक्कर में बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाता है, तो वो नए नाम से कंपनी खोल के सेम आपने देखा ही होगा, ये तो इंडिया में कोई कमी है ऐसी कंपनी, बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाता है, तो वो नए नाम से कंपनी। जैसे एक बात तो फैक्ट है ये, वैसे जैसे पाकिस्तान में पीपल आर यूज्ड टू सीइंग वन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अबैंडनिंग देयर ब्रांडिंग, कमिंग अप विद अ न्यू ब्रांड, जैसे इसने बताया ये TRF वाला सीन, डिट्टो सही बोल रहा है। सेम इन इंडिया ब्रो, एक स्कैम कंपनी बंद होती है, दूसरी खुल जाती है, वही ओनर्स दूसरी स्कैम कंपनी खोल के बैठे होता है, खोल के सेम काम करने लगती है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी किया गया। तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटता है और 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF को सेटअप कर दिया जाता है, और यही TRF आगे चल के पहलगाम के हमले को अंजाम देती है। ये जो TRF थी इसको ऐसे बनाया गया था कि एक क्लीन लोकल कश्मीरी ग्रुप का इल्यूजन दे, दुनिया भर से ये लोग बचे रहे, जिसमें पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक ना आए। और इस TRF के अंदर जो पूरा सिस्टम था, जो ऑपरेशन था, उसको चलाने की जिम्मेदारी वही पुराने आतंकवादी जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद वाले थे, उन्हीं के हाथ में थी, बस नाम बदला गया था। TRF बनने के बाद हायरिंग एक बहुत बड़ा इशू था, तो इसके लिए इन्होंने इनिशियल फेज में तहरीक मिल्लत टॉकिंग लाइक इट्स अ कंपनी, हायरिंग बहुत बड़ा इशू हो गया था। They were not able to find motivated employees who were ready to put their life on the line for the company cause. Bro, they're terrorists, bro. इस्लामिया, गजनवी हिंद, हिजबुल मुजाहिदीन और Corporate लश्कर issues, you know. तैयबा के कुछ लोगों को मिला के इन्होंने हायरिंग स्टार्ट करी। और ये जितनी भी हायरिंग की गई, इन सारी हायरिंग में से एक हायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Yo, YC, if you know all these effects, bro, then what are we waiting for, bro? Let's hire a researcher, let's make a video of our own, bro. उसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पहलगाम हमले का एक्चुअल मास्टरमाइंड यही है। इसका नाम है, कौन है? उसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पहलगाम हमले का एक्चुअल मास्टरमाइंड यही है। इसका नाम है हासिम मूसा। हाशिम लिखा हुआ है क्लियरली। ये हासिम मूसा जो है, ये पाकिस्तान आर्मी का एक SSG पैरा कमांडो है। तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इसकी सर्विस जो थी वो टर्मिनेट करके इसको लोन पे लश्कर तैयबा को दिया था, लोन पे LET को दे दिया। इसका मतलब है कि अब ये LET के जितने ऑपरेशंस होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए, ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। NIA की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें साफ ये चीज सामने आई है, जितने OGW के बयान आए हैं, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस डे 1 से इस चीज को कवर कर रही हैं। और इसमें जो कह रहा है कि NIA तो इंडिया की है, ये न्यूज एजेंसीज भी इंडिया की हैं, तो देखिए
क्राइम इंडिया के अंदर हुआ, इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर चल रही है, तो टोक्यो से रिपोर्ट नहीं आएगी। और ये जो सारी चीजें बता रहे हैं छुपती नहीं है। पुराने भी जितने हमले हुए, चाहे पुलवामा हो, 26/11 हो, कसाब जो पकड़ा गया, जो भी प्रूफ आए, एनआईए ने इनिशियल स्टेज में जो भी बोला गया, आगे चल के वो सारी चीजें प्रूव हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उन प्रूफ को माना। और देखिए, इससे पहले मैं आगे पहलगाम का जो हमला हुआ उसकी प्लानिंग कैसे हुई, ये लोग घुसे कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे किया, उसके बारे में बताऊं। उससे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंडिया इकलौता देश ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के बारे में ये सब चीजें बोलता है। इंडिया के बाहर की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल वॉचडॉग्स, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस फर्म, सब ये चीज कह चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने टेरर आउटफिट का यूज करके कश्मीर जैसे एरिया में एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बनाया है। अरे तो ये तो पाकिस्तान के अपने मिनिस्टर्स भी ये एग्जैक्टली है नहीं, but they've accepted कि हाँ, you know, Pakistan has been used for proxy wars and Pakistan has provided those services to America and UK and, you know, the West to do their dirty work for them, for Russia, against Russia, Afghanistan and all that. तो अब जब उनको ये सब करने का ग्रीन लाइट मिला हुआ था पहले से पाकिस्तानीज को, yeah, 100% use. What do you mean? Why are you so shocked? You think we are so capable that Pakistan will, Indians will use Americans? It's always the other way around. The global north always uses the global south. Please understand that. Don't act like you don't know how that goes. तो जब ये पाकिस्तानीज को जब ग्रीन लाइसेंस दिया हुआ था, ग्रीन लाइट दी हुई थी, लाइसेंस दिया हुआ था वेस्ट ने कि तुम ये सारी एक्टिविटीज़ करवाओ, अफगानिस्तान में करवाओ, रशिया में करवाओ, जिस कंट्री में हम तुम्हें बोलते हैं उस कंट्री में करवाओ जाके। जस्ट लाइक अभी आजकल पाकिस्तान की जगह किसने ली हुई है इन सब चीज़ों में, इंटरनेशनल चीज़ों के लिए? वो मिडिल ईस्ट वाले भाइयों ने, राइट? इस वक्त वो बने हुए लाडले, वो सारे काम करवा रहे हैं दुनिया में, जहाँ जिसको मरवाना है वो मरवा रहे हैं जाके, ईजी है उनके लिए। पाकिस्तान यूज्ड टू डू दैट, ऑल दैट फॉर द वेस्ट। नाउ दैट दे नो दिस वर्क्स एंड दिस इज द वे मॉडर्न वॉरफेयर इज फॉट, दे डू इट फॉर देयर ओन एजेंडाज ऑल्सो। उनके जो अपने मकसद हैं उनके लिए भी वो वही वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। और आप अभी शुरू में इसने बोला था ना, नीतीश ने एक बात बोली थी, मुझे हंसी आ गई थी अंदर ही अंदर दिल में, जब इसने ये बात कंट्रीज़ के वो दिखाए थे ना लोग। आई वाज लाइक, यो, Is he just so मासूम या he's just pretending to be मासूम? इनको भेजा 17 से 22 तक US, France, UK, FATF मेंबर कंट्रीज जो थी, जैसे US, France, UK, इनको भेजा 17 से 22। Right, bro, are you stupid? FATF Like, do you मेंबर not कंट्रीज जो थी, understand? जैसे US, France, UK, ये इन्हीं कंट्रीज ने ग्रीन लाइट दी हुई है बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान को कि you do what you have to do. It's okay, do it, do your thing. ये जिनको तुम डोसियर भेज रहे हो उनको अपने तुम बाप बना के बैठे हो यहाँ पे कि US, फ्रांस, इन्होंने ही इनेबल किया हुआ है पाकिस्तान में उन एलिमेंट्स को। यही एलिमेंट्स ख़त्म हो गए थे या हो रहे थे पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही थी, और वो आहिस्ता आहिस्ते यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली सफाया कर रहा था, छांटा मार रहा था इन सारे फ़ॉरेन ग़ुलामों का जो ये US, फ्रांस और UK की खिदमत के लिए मौजूद हैं हर वक्त। उन लोगों का क्या हुआ? उसके साथ जेल में डाल दिया उसको, राइट? उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके लोगों को मार दिया, उसको जेल में डाल दिया, राइट? और बैक इन पावर, एंड देयर बैक इन पावर, देयर गुड विद दीज 3 कंट्रीज जिसके ये नाम ले रहे हैं ऐसे, FATF कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, UK। ये यू डोंट नीड प्रूफ्स, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड कि इन्हीं लोगों ने ग्रीन लाइट किया हुआ है ये सारी एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में से जो बुरे एलिमेंट के लोग जो करते हैं ना, चाहे वो मिलिट्री में हो, गवर्नमेंट में हो, जहाँ भी हो, ये इन्हीं लोगों ने उसको ग्रीन लाइट किया हुआ है, इनकी वजह से ही हो रहा है वो। इनको भेजा 17 से 22। या यू वुड थिंक दैट्स फॉर सोवियत, पर इट्स लाइक सेइंग कि हाँ मेरे सांप को मत मारो। तो फिर सांप को जब नहीं मारोगे तो सांप तो फिर जिसको डस सकता है डसेगा ना। सांप तो फिर अपने जो बराबर में दूसरा सांप है उसको भी खाने की कोशिश करेगा, और आपने जो उसको दूसरे सांप के पीछे लगाया उसको भी मारने की कोशिश करेगा। तो सांप को तो जब आपने खुला हाथ दिया हुआ तो सांप तो डसेगा, सांप का काम है डसना। फिर सांप क्रिएट करके रख दिया आपने कि नहीं हमने सिर्फ सोवियत यूनियन के लिए रखा है इसको। व्हाट? हाउ डज दैट वर्क? हाउ डू यू थिंक दैट्स गोना, लाइक दैट डजंट वर्क ब्रो, राइट? यही चीज़ मिडिल ईस्ट में हो रही है। अभी मिडिल ईस्ट में नहीं हमने इसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, पर वो सिर्फ ये तो इस कंट्री को, वो तो अपने हर नेबरिंग कंट्री को अटैक कर रहा है। वो हर नेबरिंग कंट्री में मिसाइल्स फेंक रहे हैं, वो बॉम्ब्स मार रहे हैं, असैसिनेशंस कर रहे हैं, पेजर बॉम्ब्स फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सांप क्रिएट करोगे तो सांप तो जहरीला है, वो डसेगा जाके, फिर वो अपने दुश्मन को डसे या तुम्हारे दुश्मन को डसे या तुम्हें डसे आगे। दैट्स हाउ इट गोज। फरवरी तक FATF की पेरिस के अंदर मीटिंग होती है और पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ, पाकिस्तान के मुरीदके में जहां LET का हेडक्वार्टर है वहां पे मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है और फिर इसके कुछ टाइम बाद एक नया प्लान बनाया जाता है ताकि कश्मीर के अंदर जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू किया जा सके। पाकिस्तान एक नए नाम से आतंकवादी आउटफिट बनाता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF।
प्लान इसमें ये था अगर मैं वाकई में होता तो मैं ये वीडियो देखता ही नहीं अपने चैनल पे। कि अपना नाम बदलो, चेहरा बदलो और काम सारा का सारा वही पुराना रखो। नो आई नो, अभी मैं यू करके बोल रहा हूँ तो इवन द पीपल हु आर लाइक इनोसेंट आर फीलिंग लाइक टारगेटेड। आई अंडरस्टैंड दैट। दैट्स व्हाट द हेटर्स आल्सो टारगेट मी टू डू। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई कंपनी जिसका किसी फ्रॉड के चक्कर में बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाता है तो वो नए नाम से कंपनी खोल के सेम काम करने लगती है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी किया गया। तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटता है और 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को सेटअप कर दिया जाता है और यही TRF आगे चल के पहलगाम के हमले को अंजाम देती है। ये जो TRF थी इसको ऐसे बनाया गया था कि एक क्लीन लोकल कश्मीरी ग्रुप का इल्यूजन दे, दुनिया भर से ये लोग बचे रहे जिसमें पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक ना है। और इस TRF के अंदर जो पूरा सिस्टम था, जो ऑपरेशन था, उसको चलाने की जिम्मेदारी वही पुराने आतंकवादी जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद वाले थे उन्हीं के हाथ में थी, बस नाम बदला गया था। TRF बनने के बाद हायरिंग एक बहुत बड़ा इशू था, तो इसके लिए इन्होंने इनिशियल फेज में तहरीके मिल्लत इस्लामिया, गजनवी हिंद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के कुछ लोगों को मिला के इन्होंने हायरिंग स्टार्ट करी। और ये जितनी भी हायरिंग की गई, इन सारी हायरिंग में से एक हायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि पहलगाम हमले का वीडियो देख लें, मास्टरमाइंड अभी भी अपनी मनमानी इसका नाम है हासिम मूसा। ये हासिम मूसा जो है ये पाकिस्तान आर्मी का एक SSG पैरा कमांडो है। तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इसकी सर्विस जो थी वो टर्मिनेट करके इसको लोन पैरा कमांडो है। तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इसकी सर्विस जो थी वो टर्मिनेट करके इसको लोन पे लश्कर तैयबा को दिया था। लोन पे LET को दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये LET के जितने ऑपरेशंस होंगे। क्या सोर्स है इसकी? किस बॉलीवुड राइटर को हायर किया ये लिखने के लिए? इफ दिस इज ट्रू, हाउ डू यू इवन नो ब्रो, राइट? इफ दिस इज लाइक एन आर्मी गाय or don't they do this like in a top secret environment? How does a news channel know about it then? So it's such a contradictory situation. कैसे मानो आप? चलो देखते हैं। उनको एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। NIA की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें साफ ये चीज सामने आई है, जितने OGW के बयान आए हैं, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस डे 1 से इस चीज को कवर कर रही हैं। और इसमें जो कह रहा है कि NIA तो इंडिया की है, ये न्यूज एजेंसीज भी इंडिया की हैं, तो देखिए क्राइम इंडिया के अंदर हुआ, इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर चल रही है, तो टोक्यो से रिपोर्ट नहीं आएगी। और ये जो सारी चीजें बता रहे हैं छुपती नहीं है। ये बात इसकी एब्सोल्युटली करेक्ट है कि टोक्यो से रिपोर्ट नहीं आएगी क्योंकि इंडिया किसी इंटरनेशनल मीडिया को आने ही नहीं देता इंडिया में। अगर आने देता होता तो आज आपको पता होता कि असली में ऑक्यूपाइड कौन सा वाला कश्मीर है और कौन सा वाला नहीं है, राइट? अगर इंडिया में वाकई में इंटरनेशनल मीडिया को आके सच में रिपोर्टिंग करने की इजाज़त होती, जो कि नहीं है, नो इंटरनेशनल मीडिया इज अलाउड इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करना इंडिया में। यू डोंट नो दैट, व्हाई वुड यू नो दैट? You never know that. You don't find that out because आपको क्यों बताएगा कोई, right? आपसे तो छुपा के रखा, आपको ही तो बेवकूफ बनाना है। You are the target, right? तो yeah, he's right. टोक्यो से नहीं आएगी क्योंकि they don't let international news teams come and do independent journalism in India. You're not allowed to do that. So आने भी जितने हमले हुए, चाहे पुलवामा हो, 26/11 हो, कसाब जो पकड़ा गया, जो भी प्रूफ आए, NIA ने इनिशियल स्टेज में जो भी बोला गया, आगे चल के वो सारी चीजें प्रूव हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उन प्रूफ्स को माना। और देखिए इससे पहले मैं आगे पहलगाम का जो हमला हुआ उसकी प्लानिंग कैसे हुई, ये लोग घुसे कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे किया, उसके बारे में बताऊं। उससे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंडिया इकलौता देश ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के बारे में ये सब चीजें बोलता है। इंडिया के बाहर की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, यूनाइटेड नेशन। yeah, there's a BBC office in India that got raided and fucking lynch mob showed up just for playing a documentary. You think they're not always sitting on the edge of their seats? They're doing their business there. They're not doing journalism there because it's not allowed. India में journalism, press freedom दिखा दूँ अभी खोल के। हाँ, press freedom की ranking क्या है इंडिया की? हाँ, कहाँ हो? नजर आ रहा हो टॉप में कहीं? हाँ, 151, just 4 above, 6 above पाकिस्तान। किस पे उंगली उठा रहे हो? जिसकी जैसी औकात है, पाकिस्तान जैसी औकात है तुम्हारी, उस पे उंगली उठा रहे हो। प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान में 158 पे है, इंडिया में 151। इंडिया जैसा कंट्री में 151 पे हो। शर्म करो भाई, लानत है, शर्म करो थोड़ी सी। किस मुंह से बोलते हो तुम ये बातें? BBC का ऑफिस है, CNN का ऑफिस है। या because there's money to be made there, not journalism. Fucking idiot. इंटरनेशनल वॉचडॉग्स, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस फर्म, सब पाकिस्तान से मैं थोड़ी कंपेयर कर रहा हूँ। तुम खुद अपने आप को ला के रखा हुआ है भाई, तुम लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पे। 158, 151, 7 पोजीशंस का डिफरेंस है आउट ऑफ 200 कंट्रीज।
खुद अपने आप को लाके वहां पे रखा हुआ है। मुझे क्या बोल रहे हो, मुझे क्या बोल रहे ये हो? चीज कह चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने टेरर आउटफिट का यूज करके कश्मीर जैसे एरिया में एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बनाया है। और सबसे डेंजरस पार्ट इस चीज में ये रहता है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है इसे आतंकवाद नहीं समझती है, बल्कि एक कैलकुलेटेड मिलिट्री डॉक्ट्रिन मानती है। जैसे अफगानिस्तान में यूएस की सीआईए ने लोकल मुजाहिदीन के थ्रू प्रॉक्सी वॉर लड़के सोवियत यूनियन को बाहर कर दिया था, तो ये मानते हैं कि सेम ऐसे ही बिना वॉर लड़े इंडिया से कश्मीर ले लेंगे। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, इनका एक अनहोली अलायंस है टेरर ग्रुप्स के साथ। इन्होंने 125 से 250 मिलियन डॉलर्स आतंकवादी ग्रुप्स को दिए हैं, कुछ उनकी सैलरीज की फॉर्म में, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट जितनी भी लगती है उसके लिए दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पाकिस्तान का आईएसआई अभी भी आतंकवादी ग्रुप को शेल्टर दे रहा है जो इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। कांग्रेशनल रिसर्च, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि इंडिया जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। कनाडा में जाके असैसिनेशंस करवाता है दूसरे कंट्रीज में जाके। तो क्या, व्हाट डू यू वांट? जब जरूरत पड़ती है उस वक्त अमेरिका बाप बना लेते हो फौरन से, जब जरूरत नहीं पड़ती है उस वक्त अमेरिका को नीचे कर देते हो। यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, सब। तो ये क्या नीड बेस्ड क्या हिपोक्रेसी है ब्रो? ये क्या है? लाइक दूसरे पे उंगली उठानी है, अपने ऊपर मानना नहीं है, राइट? हम करते हैं, नहीं तुम करते हो। अरे मैं मानूं कि मैं करता हूं पर तुम नहीं मानोगे कि तुम करते हो। कमाल सर, क्या जस्टिस है सर। चीयर्स टू यू ब्रदर। इसकी रिपोर्ट नंबर R41832 में ऑन रिकॉर्ड बोला गया कि पाकिस्तान की आईएसआई एंटी इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड है और लश्कर ए तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दे रही हैं। ये रिपोर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। पेज नंबर 23 से 24 के आगे आप पढ़ोगे जब, तो आपको पता चलेगा कैसे कसीदे पड़े गए पाकिस्तान के लिए। अमेरिका की पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस में जो सीआरएस रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बातें सुन लो सिर्फ यार। वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई रिपोर्ट नहीं है। वो कह रहा है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा। तो फिर अब क्या करें? क्या करें? लड़ते रहे बैठ के कि तुम फैला रहे हो, हम फैला रहे हो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स इट टू फिनिश इट? नो, वी गोना जस्ट कीप प्लेइंग द ब्लेम गेम, राइट? पब्लिश हुई थी, उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर 15 आतंकवादी ग्रुप हैं जिनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक ग्रुप का डेडिकेटेड टास्क है कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाना। ये सारे उनके नाम है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी रिपोर्ट्स इंडिया के बाहर की हैं और अगर इनको भी आप नहीं मानो तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने सीएन के इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि हम ट्रेनिंग देते हैं मिलिटेंट्स को कश्मीर में लड़ने के लिए, ये हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए एक्सेप्ट किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे लश्कर ए तैयबा ने पाकिस्तान की जमीन का यूज करके मुंबई में अटैक किया। बाकी ये फेमस फोटोग्राफ आपने हाल फिलहाल में जरूर देखी होगी, यूएन के डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ। ये सारी पाकिस्तान में भी बन जाएगी सिविल गवर्नमेंट अगर हम पाकिस्तानी जितने भी हैं सारे इंडियंस की तरह ब्रेन वॉश हो गए, अपने टेररिस्ट को वोट देना शुरू कर दें। तुम्हारी किस्मत अच्छी है भाई एज इंडिया कि पाकिस्तान में नहीं होता ये। पाकिस्तानीज, रियल पाकिस्तानीज, एक्चुअल पाकिस्तानीज एक्चुअली वांट पीस। अगर वो अपने टेररिस्ट को ये इस तरह के मुल्ला हाफिज वाफिज जितने ये मर रहे हैं पावर के लिए वहाँ पे, इनको अगर पब्लिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर कहाँ गए? जिस तरह अब इंडिया में एक आदमी ने 2000 बंदा मार दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। 10 साल से उसको अमेरिका ने बैन किया हुआ कि भाई तू टेररिस्ट है, तू नहीं आ सकता हमारे कंट्री। उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया उठा के। तो तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए ब्रो। तुम कह रहे हो ना किसी ने क्या कमेंट किया कि तुमसे एक सिविल गवर्नमेंट नहीं बन रही। बन जाएगी, तुम्हारी तरह बना सकते हैं वो भी अपने एक्सट्रीमिस्ट को वोट देके। कोई मुश्किल काम नहीं है, बन जाएगी। इज दैट व्हाट यू वांट? दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज नॉट व्हाट दे वांट इन पाकिस्तान। दे डोंट वांट दिस शिट। दे डोंट वांट टू मेक देयर टेररिस्ट देयर प्राइम मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान की लीडरशिप बिकॉज़ यू वुड लाइक दैट। इंडिया में दैट्स प्रीटी पॉपुलर। और ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, एफएटीएफ की कितनी सारी रिपोर्ट है, पूरी रात निकल जाएगी और सिर्फ उन रिपोर्ट्स में पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों से क्या कनेक्शन रहे हैं सिर्फ उसके बारे में पता गया है। और ये सब इंडिया के बाहर की रिपोर्ट है। तो आगे मैं जो भी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, उसको सिर्फ आप ये कह के नहीं रिजेक्ट कर सकते कि अरे ये तो इंडिया का यूट्यूबर है, इंडिया की रिपोर्ट्स है, इंडिया की एनआईए है। ये सारी चीजें कह के आप पाकिस्तान का जो लिंक है आतंकवाद से वो हटा नहीं सकते। वो नहीं हटा सकते। ये बात इसकी सही है बिल्कुल। मैंने आज अभी तक इशू इस बात पे नहीं उठाया कि ये इंडियन रिपोर्ट्स हैं लिंकिंग पाक। नो वी एज पाकिस्तानीज वी ऑलरेडी नो ब्रो, वी नो, वी सफर्ड। आई हैव सीन पीपल गेट ब्लोन अप, आई हैव सीन माय ओन कोवर्कर्स डाई बिकॉज ऑफ टेररिज्म। यू टेलिंग मी वी नो कितना हमारा क्या लिंक है पीछे, हमारे कौन है जो सपोर्ट करते हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स को ट्रेनिंग्स देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इट्स वेरी वाइड स्प्रेड थिंग। आई कंप्लीटली अग्री विद इट। ये इशू नहीं है यहाँ पे, इशू है वॉर रिपोर्टिंग पे। वॉर के बारे में जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो बहुत बायस थी, वो फेक न्यूज़ से भरी हुई थी इंडियन साइड पे।
मैं यहाँ जब वॉर चल रही थी, मैं यहाँ कैलिफोर्निया में इंडियन रेस्टोरेंट गया, उनके टीवी पे इंडियन न्यूज चैनल चल रहा था, उसमें दिखा रहे थे कराची खत्म हो चुका है। लाइक ब्रो, मेरी कल बात हुई है घर पे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट? उसमें दिखा रहा है लाहौर के सी पोर्ट पे रविकांत विक्रांत पता नहीं कौन सी इनकी, लाहौर में सी पोर्ट ही नहीं है। तो व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दैट ब्रो, हाउ कैन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल लाइक दैट? अब मैं किस मुंह से भरोसा करूं इंडियन न्यूज़ पे, किस मुंह से? मैं चाह के भी नहीं कर सकता, मैं ही चूतिया लगूंगा अपने आप को। उन लोगों की बात मान रहा हूँ जो ये बातें कर रहे हैं, अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को ये बता रहे हैं वहाँ पे इंडिया में, बिकॉज और कुछ तो देखने को मिलता नहीं वहाँ पे लोगों को। यूट्यूब बैन हो गया है, क्या बोल सकते हैं? स्टोरी पे आते हैं तो देखिए, अभी तक पाकिस्तान आर्मी का जो पैरा कमांडो था हाशिम मूसा, वो आर्मी छोड़ के एलईटी के जो ऑपरेटिव्स थे उनके साथ काम करने लगा था। आदिल ठोकर लिंक्स पे मैंने कभी डिफेंड नहीं किया गया पाकिस्तान था, को, ना मैं करूंगा। वहां पे उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। यानी कि पहलगाम हमले वाले दिन जो 2 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के अंदर अपना काम कर रहे थे। और तीसरी चीज, टीआरएफ, इसका फॉर्मेशन हो चुका था। और टीआरएफ के फॉर्मेशन के बाद दूसरी चीज जो इनको करनी थी, इनको टीआरएफ के हेड बनाने थे। और हेड ऐसे बनाने थे जिनके ऊपर इनको लंबे टाइम से ट्रस्ट हो, स्किलफुल हो और कश्मीर के लोकल हो, ताकि इनका जो नैरेटिव है वॉर का वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो। और लोकल हेड होने से लोकल हायरिंग और उस एरिया की नॉलेज उसको अच्छी होती है, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसके लिए ये लोग सेलेक्ट करते हैं कश्मीर के कुलगाम जिले के रामपुरा के कैमा गांव का रहने वाला मोहम्मद अब्बास शेख। ये बहुत ही पुराना और ट्रस्टी आतंकवादी था एलईटी का। ये 1996 से ही एलईटी के साथ आतंकवाद फैलाने में जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से मोहम्मद अब्बास शेख जो था उसको हेड बनाया गया टीआरएफ का। इसको टीआरएफ का फाउंडर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टीआरएफ के फाउंडर थे वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे। टीआरएफ के हेड मोहम्मद अब्बास शेख के साथ एक और एलईटी का ट्रस्टी आदमी रहता था जिसका नाम था शेख सज्जाद गुल। पहलगाम हमले की जो प्लानिंग हुई थी, जो लोकेशन सेट की गई थी, जो होटल से पहलगाम शिफ्ट की गई थी, सारी प्लानिंग इसी ने की थी। अभी आएगा आगे। ये कश्मीर में श्रीनगर के नवा बाजार में रहता था। इसने एमबीए कर रखा था और पहले भी दिल्ली में एक बार एक्स के साथ पकड़ा गया था, कई हमले में इन्वॉल्व था। इसका भाई भी महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर था, अभी आजकल गल्फ कंट्रीज में टेरर फंडिंग संभालता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब यहां से मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सज्जाद गुल कश्मीर में टीआरएफ का पूरा नेटवर्क संभालते हैं। और फिर इसके बाद कश्मीर के अंदर जो टीआरएफ के ओजीडब्ल्यू नेटवर्क की जो जिम्मेदारी थी वो फारूक अहमद को दी गई। फारूक अहमद जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था। ये 2016 तक तो कश्मीर के नारीकोट गांव कालारूस ब्लॉक कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन 2016 के बाद से ये पीओके के मुजफ्फराबाद में रह के कश्मीर का जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क था उसको संभालता था। और एलओसी पार करा के कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी पहुंचाए जाते थे वो भी यही फारूक ही करवाता था। इनफैक्ट पहलगाम हमला जो होता उस टाइम पे भी जितने आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, सारे के सारे एलओसी इसी ने क्रॉस करवाए थे। और जितने ओजीडब्ल्यू इन्वॉल्व थे पहलगाम हमले में, जो प्लानिंग से पहले जा जाके रैकी कर रहे थे, सब के सब इसके साथ कांटेक्ट में थे। देखिए ओजीडब्ल्यू मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूं। ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर। कश्मीर में जो लोग इंडिया से नफरत करते हैं लेकिन हथियार उठा के अपनी जान दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं, वो ओजीडब्ल्यू बन जाते हैं। ये आराम से आम जनता की तरह अपना घर चलाते हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई दुकान संभालता है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं उनको ये हेल्प करते हैं, उनको खाना, शेल्टर, आर्मी की इंफॉर्मेशन देना, एरिया की डिटेल्स शेयर करना, ये सारे काम करते हैं। ओजीडब्ल्यू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओजीडब्ल्यू के बिना ये जितनी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी हो गई, जैश-ए मोहम्मद हो गई, इनका पूरा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कश्मीर के अंदर। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं तो फारूक है भाई, फारूक नहीं है, फारूक अहमद पाकिस्तान से आतंकवादियों को एलओसी क्रॉस करा के घुसाना चालू करता है कश्मीर के अंदर ताकि हमला किया जा सके। एलओसी से जितने भी आतंकवादी घुस रहे थे वो सांबा, कटुआ, रजौरी और पुंछ वाला जो एरिया था वहां से घुस रहे थे। और इनका एक सेट पैटर्न रहता था। कश्मीर के बॉर्डर पे घुसने के बाद ओजीडब्ल्यू इनको रिसीव करता। मेरा एक ही कंट्री है और वो है अमेरिका। आई बिलीव इन द यूएसए। आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर यूएसए। आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिच। watch what you say to me, okay? अपनी औकात में रह के बात करना मुझसे। वैसे तो मैं देखता भी नहीं हूँ तुम जैसे कीड़ों की तरफ पर थे, इनकी हेल्प करते थे। और फिर ये बॉर्डर पे आने के बाद डायरेक्ट जम्मू वाला रूट पकड़ के अनंतनाग पहुंचने की बजाय ये जो यहाँ से आप किश्तवाड़ वाला एरिया जो देख रहे हो, यहाँ वाले रूट से पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, नेचुरल केव्स हैं। एवरेज एलिवेशन जो है सी लेवल से 2000 मीटर से भी ऊपर है, तो भागने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे पकड़ना इनको बहुत मुश्किल होता है। 22 अप्रैल 2025 जिस दिन अटैक हुआ था, आज की डेट तक किश्तवाड़ वाला जो इलाका है, हमारी फोर्सेज इनको ढूंढ ढूंढ के मार रही हैं। अभी भी लड़ाई चल रही है इस एरिया में। तो देखिए ईयर 2022 आते आते
इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया था कश्मीर के अंदर। टीआरएफ ने अपने आतंकवाद के मॉडल की रीब्रांडिंग करी, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए, टेलीग्राम, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया इन्होंने। एक TJRF नाम से टेलीग्राम चैनल भी बनाया जिसमें प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस वगैरह शेयर करके कश्मीरियों को ज्वाइन कराते थे। और फिर इसी बीच इन्होंने कश्मीर के अंदर हमले करना स्टार्ट किया, नॉन लोकल जो थे उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। लाल चौक से 100 मीटर पे हरि सिंह करना स्टार्ट। इसने नाम क्यों गलत लिखा हुआ है? Why did he mess up the spelling? It's not JNK, it's IOK. What? Correct? सही लिखो यार इसको प्लीज गाइस, प्लीज टैग नीतीश राजपूत एंड से कि यार प्लीज फिक्स द स्पेलिंग, इट्स नॉट JNK, इट्स IOK. किया। नॉन लोकल जो थे उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। लाल चौक से 100 मीटर पे हरि सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट बता देना, ज्यादा हो जाए रेस बेट तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा। में मारा इन्होंने। टीआरएफ का ये पहला अटैक था कश्मीर के अंदर। इसके बाद इन्होंने अजय पंडिता जी इनको मारा, आकाश मेहरा को मारा, इंडिया के कोने कोने से जो लेबर्स आए थे उन पे हमले किए। बेसिकली इनका मॉडल कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह ये काम कर रहे थे। जितने भी नॉन लोकल थे उनको ये जा के मार रहे थे। लेकिन असली झटका जो इनको लगा था वो 23 अगस्त को लगा था, क्योंकि इस दिन श्रीनगर के अलोची बाग में टीआरएफ का हेड मोहम्मद अब्बास शेख, जिसको फाउंडर भी कहा जाता है टीआरएफ का, ये लोकल लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को पता चल जाता और इन्होंने वहीं पे पहुंच के इसको मार दिया। जिस दिन ये मारा सेम वीक में जो टीआरएफ का सेकंड इन कमांड था, जो मैंने बताया भी था आपको, शेख सज्जाद गुल, इसको हेड बना दिया जाता है। इधर टीआरएफ का हेड मारा जाता है, दूसरी तरफ कश्मीर की सिचुएशन भी बहुत तेजी से बदल रही थी। जैसे 2018 जो स्टोन पेल्टिंग होती थी वो 1458 केसेस आए थे, वहीं 2020 में ये 255 रह गए थे और फिर आगे चल के और कम हुए। आगे 2023 और 2024 में तो ऑफिशियल डेटा 0 हो गया था स्टोन पेल्टिंग का। 2018 में जो 228 आतंकवादियों के केस रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं 2023 की बात करें तो टीआरएफ 44 हमले ही कर पाया था। 2018 में जहां 8.5 लाख टूरिस्ट आए थे, ये नंबर बढ़ के 2023 में 31 लाख हो गया था और उसके नेक्स्ट ईयर तो 43 लाख टूरिस्ट आए थे। 2019 में जहां 296.64 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, वहीं 2022 में 2153 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई कश्मीर के अंदर। बहुत पैसा इंजेक्ट किया जा रहा था और डोमिसाइल लॉ जो थे वो भी आ चुके थे, जिसकी वजह से कश्मीर के बाहर के लोग भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते थे। और मेन जो टारगेट था टीआरएफ का वो यही था कि जो ट्रेड बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ने से जो कश्मीरियों के हाथ में पैसे आ रहे हैं, इसको रोका जाए अटैक करके। इसको लेके इन्होंने कुछ नॉन लोकल्स और जिन लोगों को डोमिसाइल इशू किए गए थे उन पे हमले किए, लेकिन टूरिस्ट का नंबर कम नहीं हो रहा था। होटल्स फुल थे, पोनी राइडर्स जो थे, ऑटो वाले, हर कोई बिजी था। यूट्यूब पे भी एक बार आप लोकल कश्मीरी जो थे उनके इंटरव्यू वगैरह जरूर सुनिएगा, जिसमें वो खुलेआम बता रहे हैं कि इतना काम था कि एक दिन का भी आराम नहीं था, बहुत पैसा आ रहा था और बहुत टूरिस्ट भी आ रहे थे। तो जो कश्मीर में इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही थी, तो इससे निपटने के लिए अब यहां से असली गेम शुरू होता है। सितंबर 2023 को हाशिम मूसा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही आ गया था कि ये पाकिस्तान आर्मी का SSG पैरा कमांडो था। तो मूसा और मूसा के साथ अली भाई के बारे में ज्यादा डिटेल्स आई नहीं है, ये इसके बारे में नहीं पता है कि ये पैरा कमांडो में था या नहीं था, लेकिन ये अली भाई और मूसा जो थे ये दोनों पाकिस्तानी सिटीजन थे। तो सितंबर 2023 को दोनों कठुआ और सामा सेक्टर के रूट से कश्मीर में इनको घुसाया जाता है। कश्मीर में पहुंचने के बाद OGW की हेल्प से ये खारी, माहौर, बसंतगढ़ यहाँ पे सेफ हाउस में रहते हैं। ये मूसा जो था इसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी कराई गई थी, ये कई दिनों तक बर्फ में जंगल में रह के निकाल सकता था। तो प्लान ये था कि अब जो भी आगे कश्मीर में हमले होंगे उसको मूसा ही लीड करेगा अली भाई के साथ मिलके, और फारूक के जो 15 से 20 OGW थे ये उसकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चल के जो पहलगाम हमला होने वाला था उसके मेन 2 आतंकवादी कश्मीर में सितंबर 2023 में पहुंच चुके थे। कश्मीर में पहुंचने के बाद ये अपने छोटे मोटे ऑपरेशन एग्जीक्यूट कि मैं उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाता हूं, दैट्स सो मीन हैं। और फिर अक्टूबर 2024 को पहलगाम हमले में जो तीसरा आतंकवादी था जिसने बंदूकें चलाई थी, आदिल ठोकर, जो शुरू में मैंने बताया था कि स्टूडेंट वीजा लेके पाकिस्तान गया था, ये भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके कश्मीर के अंदर जो पुंछ राजौरी वाला एरिया था इस सेक्टर से घुस जाता है। एक एहसान करके और आतंकवादी था जो सेम टाइम में कश्मीर में आया था, लेकिन उसके भी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है कि ये वही एहसान है जो पहलगाम के हमले वाले दिन था। अब कश्मीर में पहुंचने के बाद ये लोग कुछ टाइम तक नॉन लोकल्स पे हमले करते हैं, स्पेशली जो लेबर्स जो थे जो इंफ्रा और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। जैसे गगनगिर में जी मोर टनल प्रोजेक्ट पे 6 लेबर और 1 डॉक्टर को मारा इन्होंने। फिर डेरा की गली DKJ में हमले किए। तो इस तरीके से हर थोड़े टाइम पे ये लोग वहीं से बैठ के अटैक कर रहे थे कश्मीर के अंदर। अब इसके 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2024 में, यानी कि पहलगाम हमला होने से 3-4 महीने पहले की बात है, इस टाइम पे श्रीनगर के डचीगम में इनके साथ एक आतंकवादी था जुनैद अहमद भट्ट।
इसको फोर्सेस घेर के एक ऑपरेशन में मार देती हैं और मरने के बाद इसकी बॉडी वगैरह चेक होती है तो इसके पास से एक मोबाइल मिलता है जिसमें से इसके पाकिस्तान के कनेक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ रहे थे, इनक्रिप्टेड मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, वो सब पकड़े जाते हैं और इसके मोबाइल से एक इमेज मिलती है। अभी रिसेंटली भी आपने ये इमेज देखी होगी, पहलगाम हमले के बाद ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये इमेज दिसंबर 2024 में जुनैद के मोबाइल से मिली थी, लेकिन उस टाइम पे फोर्सेस पहचान नहीं पाई थी कि इसमें मूसा भी है। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ और बाद में जब टूरिस्ट ने डिस्क्रिप्शन वगैरह दिए हमले के बाद और स्केच बने, तब ये फोटो निकल के आई और OGW जो थे, जो पकड़े गए, तो उनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू तब उसमें पता चला कि ये जो फोटो है इसके राइट में जो है ये मूसा है और इसके बगल में जो आप देख रहे हो ये जुनैद है जिसको मारा गया। अब देखिए, इसके बाद जब ये सारे लोग कश्मीर में पहुंच गए थे तो हथियारों का जो अरेंजमेंट हुआ उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं। पहलगाम हमले में अमेरिकन M4 राइफल्स यूज हुई हैं और ये M4 राइफल्स AK-47 से एडवांस थी। इनमें नाइट विजन डिवाइसेस और कैमरे वगैरह लग जाते हैं। जब पहलगाम हमले के बाद क्राइम सीन से कार्ट्रिज बरामद हुई थी तो उन कार्ट्रिज का बैलिस्टिक एनालिसिस किया गया था। उसमें ये चीज निकल के सामने आई थी कि M4 कार्बाइंस और AK-47 जैसी बंदूकें यूज की गई। और ये जो अमेरिकन M4 राइफल्स हैं, इनके बारे में भी चीजें बाहर आई हैं कि जब USA अफगानिस्तान से निकला था तो करीब $7 बिलियन के हथियार छोड़ के गया था अफगानिस्तान में। और ये जो हथियार थे, इंक्लूडिंग अमेरिकन F4 राइफल्स, वहां से ब्लैक मार्केट में सारे हथियार पहुंचे थे। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से जैश ए मोहम्मद का जो चीफ था मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, जिसको आर्म्स, प्रोक्योरमेंट्स और लॉजिस्टिक का टास्क दिया गया था, वो इन M4 राइफल्स को स्मगल करवा के खैबर पख्तूनख्वा रीजन के थ्रू जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज कैंप में लेके आया और फिर वहां से ड्रोन का यूज करके ये जो हथियार थे कश्मीर के अंदर डंप किए गए। और ये जो प्रोसेस था कश्मीर में हथियारों को लाने का, ये कई सालों से चल रहा था। अब देखिए, इसके बाद एक बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी हुई और जिस स्टाइल से पहलगाम किया गया उसकी वजह से इस इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़े टाइम पहले अगस्त 2024 में कतर के दोहा में UN का डेजिग्नेटेड आतंकवादी और लश्कर तैयबा का हेड सैफुल्ला कसूरी हमास के लीडर खालिद मशाल से मिला था। और उस टाइम पे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML थी, इसने भी इस मीटिंग की वीडियोस वगैरह डाली थी। उस टाइम पे तो इस चीज पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन असली खतरे की घंटी बजती है 5 फरवरी 2025 को। इस दिन क्या होता है कि पाकिस्तान के रवालकोट शहीद सबीर स्टेडियम में हमास के लीडर आते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब हमास की लीडरशिप ने POK के अंदर कदम रखा था। और यहां पहुंचने के बाद इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी। इस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल नाम रखा कश्मीर सॉलिडारिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे इन्होंने काफी रैली की, इंडिया के खिलाफ बहुत सारा जहर उगला और यहाँ से ये चीज लगने लगी थी कि अब कश्मीर में ये लोग कुछ करने वाले हैं। और पहलगाम हमला भी जो हुआ वो भी हमास स्टाइल में ही हुआ। और ये मीटिंग होने के बाद ये रिपोर्ट्स आने लगी कि हमास ने यहाँ पे आने के बाद कश्मीर के अंदर जो हमले करने की टैक्टिक्स हैं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं और सिविलियन टारगेटिंग वगैरह पे डिस्कशन किया। अब देखिए, इधर 5 फरवरी को हमास की लीडरशिप POK पहुंची और वहीं इसके एक वीक बाद एक और अनयूजुअल चीज होती है। US के अंदर एक फेमस सैटेलाइट कंपनी है। क्या बोला आपके गेस्ट मियां? सी ये दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। यू आर सच अ OG व्यूअर ऑफ माय चैनल, लाइक आई हेट टू बैन यू, बट डोंट डू दैट शिट ब्रो। डोंट से आपके, नॉट माइन ब्रो। आई डोंट ओन दिस शिट, आई डोंट क्लेम इट, यू अंडरस्टैंड? बोलो पाकिस्तान के गेस्ट बोल दो, विच इज ट्रू। यू नो, कश्मीर के गेस्ट, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग मी इनटू दिस? आई एम ट्राइंग टू हैव फन विथ यू एंड हैव अ डिस्कोर्स अबाउट इट एंड वॉच इट विथ यू. You're trying to trigger me and then I talk to you through the camera and it looks like I'm talking to everybody else. That's the fucked up situation here, right? And that, yeah, I get triggered by that. When you attack me directly, associate me, it's like, what do you want from me, bro? What you want to eat my dick? What's going on? What's going on? किसी और का मैक्सार टेक्नोलॉजीज। तो क्या होता है कि अचानक से इस कंपनी के पास कश्मीर के पहलगाम का जो एरिया है वहां की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस की डिमांड जो थी वो डबल हो गई। अब पहलगाम एक टूरिस्ट एरिया है, कोई बैटलफील्ड नहीं है कि इस तरीके से डिमांड बढ़ना ये नॉर्मल नहीं था। ये इमेज आप पॉज करके एक बार देख लेना। 12, 15, 18, 21 और 22 फरवरी इसी साल 2025 में सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के ऑर्डर आए। ये वो इमेजेस हैं। देखिए, ये जो US की सैटेलाइट कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज,
I read about ये this. हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जिनका साइज 30 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है, उनको दुनिया भर की अप्रूव्ड गवर्नमेंट और डिफेंस एजेंसीज को सेल करती है। जैसे इंडिया के अंदर इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके कस्टमर हैं। ये हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जो होती है नॉर्मल नहीं होती, इससे ग्राउंड पे छोटी से छोटी चीज देखी जा सकती है। इन हाई रिजोल्यूशन इमेजेस के थ्रू अटैक की प्लानिंग, टारगेट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें होती है। ये इमेज एक टैक्टिकल वेपन की तरह एक्ट करती है बैटलफील्ड के अंदर। इस वजह से ये अपनी इमेजेस सिर्फ अप्रूव्ड गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ ही शेयर करते हैं। प्राइवेट या रैंडम एंटिटी कोई आती है तो उसको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं देते, लो ग्रेड इमेजेस दे देते हैं, वो काम की नहीं होती। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि पहलगाम जैसे एरिया की इमेजेस की डिमांड ऐसी बड़ी क्यों, और इन इमेजेस का जो एक्सेस है वो इतना आसान नहीं है। तो जब इसके बारे में भी पता लगाया गया तो एक नया खेल निकल के आया सामने। हुआ क्या कि जून 2024 में एक पाकिस्तानी कंपनी बिजनेस सिस्टम इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड BSI, इसने यूएस की जो ये सैटेलाइट कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज, इसकी सारी की सारी शर्तें मान के इससे पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप होने से इस पाकिस्तानी कंपनी BSI को ये एडवांटेज हुआ कि ये उन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जिनको आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता उनके राइट्स भी आ गए सेल करने के। कहने का मतलब है कि इस कंपनी के पास भी एक्सेस आ गया जो अभी तक अप्रूव्ड गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एक्सक्लूसिव थी। ये पाकिस्तानी कंपनी BSI चाहे तो अपने पाकिस्तानी क्लाइंट उनको भी दे सकती है, और कुछ पता नहीं कि वो पाकिस्तानी क्लाइंट क्या पता आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ही हो, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंपनी का जो फाउंडर था उबैदुल्ला सैयद, ये भी फ्रॉडिया निकला। ये क्या कर रहा था कि जो न्यूक्लियर रिसर्च और मिसाइल डेवलपमेंट जैसे सेंसिटिव कामों के लिए जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इक्विपमेंट और एडवांस सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनको ये यूएस से छुप के पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC है उसको इलीगली एक्सपोर्ट कर रहा था। यूएस ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलिनॉय ने 18 USC 371 के तहत इसको सजा दी। अब देखिए फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक में हमास मीटिंग करती है POK में। सेम मंथ में पहलगाम जो एरिया है उसकी इमेज की जो डिमांड है वो डबल हो जाती है, और फिर इसके 10 से 15 दिन बाद मार्च 2025 में एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट ये थी कि PM नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ यानी कि 19 अप्रैल 2025 को कश्मीर आएंगे वंदे भारत की इनॉग्रेशन करने। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो इस टाइम पे पाकिस्तान से आए मूसा, अली भाई, आदिल ठोकर और बाकी जो इनके साथ ग्रुप में थे ये कश्मीर के अंदर ही थे। जिस मंथ ये अनाउंसमेंट हुई यानी कि मार्च 2025, इस पूरे मंथ ना तो कोई सैटेलाइट की इमेजेस के ऑर्डर आए, और ये जो मूसा, अली भाई ये जो थे इन्होंने भी कोई एक्टिविटी नहीं की कश्मीर के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि इसी मंथ में ये प्लानिंग हुई होगी किश्तवाड़ के जंगलों में। TRF के हेड शेख सज्जाद गुल जो था वो मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर जो थे इन्होंने शायद इसी मार्च के महीने में प्लानिंग करी होगी। लेकिन इसमें सबसे जो सरप्राइजिंग चीज थी, ये जितने भी लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे आपस में, चाहे आपस में कर रहे हो चाहे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो, इस कम्युनिकेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। और क्यों नहीं पता चल पाया वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए पहले ये जो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और ये जितने आतंकवादी रहते थे, 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उस समय भी आपने कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, अभी भी यूट्यूब पे पढ़ी है। थुराया सैटेलाइट फोन के थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो सब पकड़ी गई थी। लेकिन इस बार इनको पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो अल्ट्रासेट्स यूज होते हैं वो देके भेजा गया था कश्मीर में। हुवाई जो है वो एक चाइनीज कंपनी है जो इंडिया के अंदर बैंड है। इसने कुछ स्पेशल स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, मेट 60 Pro, P60 सीरीज और नोवा 11 अल्ट्रा। इसमें क्या किया था, इसने इंटरनल सैटेलाइट एंटीना और स्पेशलाइज्ड चिप डाल दी थी इन फोन्स में। पर्पस इसका यह था कि अगर यूजर को कोई इमरजेंसी हो और इंटरनेट ना हो तो वो इन फोन्स को चाइनीज के टियानटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क, आईफोन डज दैट, आईफोन में भी ऑप्शन है जिसको चाइना टेलीकॉम मैनेज करता है, उससे कनेक्ट करके वॉइस टेक्स्ट हो गए और वीडियो चैट हो गए, ये कर सके बिना इंटरनेट के। बेसिकली एक नॉर्मल फोन सैटेलाइट फोन में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्हीं अल्ट्रासेट्स को यूज में लाया गया अपग्रेड करके। पहलगाम की पूरी प्लानिंग में यहां तक कि हमले वाले दिन ये अल्ट्रासेट्स यूज हो रहे थे। ये पकड़े इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि जब मूसा और अली भाई जैसे आतंकवादी कश्मीर में बैठ के आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे तो एक्चुअल में हो ये रहा था कि मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल इंडियन सेलुलर और सैटेलाइट सर्वेलांस सिस्टम को बाईपास करके चाइना की सैटेलाइट का यूज करते थे, और फिर उसके थ्रू पाकिस्तान में जो सर्वर है वहां पे सिग्नल जाते थे, जिससे इनका कम्युनिकेशन ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। और इसलिए ये माना जा रहा है ये जो पूरा मार्च का मंथ था और ये पूरी प्लानिंग हुई
ये पकड़ में ही नहीं आ पाई। इनके कम्युनिकेशन जो थे वही नहीं पकड़ में आए। पाकिस्तान के कराची और पीओके के मुजफ्फराबाद में बैठ के कोऑर्डिनेशन किया गया इन अल्ट्रासेट्स का यूज करके, जहां एक एक स्टेप समझाया गया कब, कहां और किस तरीके से टास्क को पूरा करना। ये जो अल्ट्रासेट्स हैं ये सिर्फ एक बार 2023 में सुरन कोटे के एक एनकाउंटर में एक बार हाथ लगे थे एक आतंकवादी के पास से। इसको क्रैक करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट इस अल्ट्रासेट को वेस्टर्न कंट्रीज को भी भेजा गया था, लेकिन ये क्रैक नहीं हो पाया था। ये बहुत बड़ा रीजन था कि इनकी जो कम्युनिकेशन थी वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी। तो कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रासेट्स तो यूज हुए, और कश्मीर के जंगलों में जो रास्ते ढूंढे जाते थे, पहले जो OGW होते थे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प ली जाती थी, लेकिन इस बार OGW की कम हेल्प ली गई। वो इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने नेविगेशन के लिए भी नए मेथड यूज किए। इन्होंने एक ऐप का यूज किया जिसका नाम है एल्पाइन क्वेस्ट, जिसको ट्रैकर जो है वो ऑफलाइन नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। जब इंटरनेट नहीं होता है तो गूगल मैप की तरह पहाड़ों पे नेविगेट करते हैं इसका यूज करके। तो इस एल्पाइन क्वेस्ट के ऑफलाइन वर्जन में इन्होंने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया, जिसकी वजह से ये मूसा, अली भाई बिना इंटरनेट सर्विसेज के, बिना OGW की हेल्प के, जैसे गूगल मैप चलता है उस तरीके से इस एल्पाइन क्वेस्ट ऐप का यूज करके किश्तवाड़ के जंगलों में घूम रहे थे। अब इसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में प्लानिंग स्टार्ट होती है कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आ रहे हैं कैसे ट्रेड को इम्पैक्ट किया जाए कश्मीर के अंदर, ताकि ये जो पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है बहुत तेजी से कश्मीर के अंदर वो डिसरप्ट हो सके। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में इन्होंने डिसाइड किया कि कश्मीर के जबरान वैली के पास जो लग्जरी होटल्स होंगे, स्पेशली जिनमें फॉरेन टूरिस्ट होंगे, उनके ऊपर हमला करा जाएगा। बेसिकली ये कश्मीर के ट्रेड को इम्पैक्ट करना चाह रहे थे। एक तरह से कश्मीरियों के खिलाफ ये ट्रेड वॉर थी। इसमें एक चीज और कही गई है कि शायद ये भी रीजन हो सकता। वेरी डिसऑनेस्ट ऑफ नीतीश टू इस तरह इसको बताना। सच्चाई इसमें यही है कि जो सेटलरिज्म चल रहा है इस वक्त कश्मीर में, राइट, 370 के बाद से जो सेटल किया जा रहा है, मेन लैंड इंडियंस को लाके कश्मीर में लाके सेटल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें नाइस पॉज किधर रोक दिया मैंने ये। तो वो उसके खिलाफ बेसिकली इन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम ये बंद करो, यहाँ पे सेटल करना लोगों को। कश्मीर जो है वो कश्मीरियों के लिए है। वो थोड़ा सा ग्रे एरिया, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा अलग है इसके बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में, कि एक्सक्लूसिविटी किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है। कश्मीर कश्मीरियों का है, मैं मानता हूँ सही है, पर इसका मतलब ये है कि मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, या कोई आके बिजनेस नहीं खोल सकता, या कोई आके अपना अपार्टमेंट नहीं रेंट कर सकता या ख़रीद नहीं सकता। वो थोड़ा सा गलत है मेरी नज़र में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स गॉड्स अर्थ, यू नो, इफ़ you're in a God believing, if you're a God fearing, God believing man, then it's God's earth, and if you're not, then it's planet Earth for humans. So no more like talk more about it to have a proper solid opinion about it. So I don't agree with it, but I also don't disagree with it, because जिस तरह से उनके नेशन ऑफ कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है दोनों मुल्कों ने मिलके, और वहाँ पे अपनी आर्मीज़ को बिछा दिया है और उनके राइट्स छीन लिए हैं, वहाँ उनको बाहर असेंबली नहीं करने देते, मिलने नहीं देते, ये सब नहीं होता। तो वो उनके ग्रीवेंसेस भी किसी हद तक ठीक हैं, पर अगेन इट्स अ वेरी डेलिकेट टॉपिक दैट आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट। लगता है क्योंकि PM नरेंद्र मोदी को भी कश्मीर में आना था उस टाइम पे इनॉग्रेशन करने के लिए, तो सेम टाइम ऑफ कोर्स नॉट, it's not a solution. You can't do terrorism just because this or that. It's fucked up. Terrorism की कोई justification ही नहीं है। फ्रीडम फाइटिंग कर सकते हो आप, पर उसके लिए आप सिविलियंस को अटैक कर रहे हो, टूरिस्ट को अटैक कर रहे हो। पर लाइक उनका मकसद यही था ना, एक तो ये था कि हेट फैलाना, क्योंकि जो हेट फैली हुई इंडिया में ऑलरेडी उसके ऊपर पाँव रख के और ऊपर चढ़ना, राइट। दूसरा ये कि जो बाहर से लोग कश्मीर में आ रहे हैं उनको डिस्करेज करना कि मत आओ, यहाँ आओगे तो देखो ऐसा कभी भी हो सकता है तुम्हारे साथ, डराने के लिए। दैट वाज द होल गोल ऑफ दिस टेररिज्म एक्टिविटी, राइट। सिविलियंस को और मेन, स्पेशली मेन को टारगेट किया, और एक रिलीजन के लोगों को टारगेट किया ताकि वो डिस्करेज करें। सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डिससर्विस जो है ना, वो ये हुई पहलगाम अटैक के बाद न्यूज़ जिस तरह फैली, वही सबसे बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव मेजर था मेरे ख्याल से। न्यूज़ को इस तरह फैलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था। अभी इसने इस वीडियो में बताया कि पहलगाम अटैक से पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, 3-3, 4-4, 6-6 लोगों को यहाँ मार रहे हैं, 4-4 लोगों को वहाँ मार रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, शॉप ओनर्स आ रहे हैं उनको मार रहे हैं। तो दे वर ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो वो उससे न्यूज़ मीडिया में आ नहीं रहा था, उनको वो उनका वर्ड फैल नहीं रहा था, उनका मार्केटिंग हो नहीं पा रही थी टेररिस्ट की। तो उन्होंने ये बड़ा अटैक प्लान किया, जिसमें इनको लगा कि ये करेंगे ना तो बात फैलेगी। और आई थिंक हम सिविल लोगों की गलती ये थी, इंडियंस की, पाकिस्तानी, जिसको भी आप नाम लो,
सिविलाइज्ड लोगों की गलती ये थी कि इस न्यूज़ को हमने बढ़ा चढ़ा के इंटरनेशनल मैटर बना दिया। पर फिर वही बात है कि बैलेंस कि नहीं बनाते तो फिर क्या करते, चुप बैठे रहें, ये डरपोक साले टेररिस्ट अटैक करते रहेंगे और हम लाइक सिविलियंस को मरते रहने दें, ये भी सही नहीं है। तो इट्स लाइक दिस इज व्हाई आई डोंट एनवी द पीपल हु आर इन चार्ज। लाइक इट्स अ टफ जॉब टू लाइक मैनेज दीज थिंग्स ब्रो। हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स, राइट? हाउ डू यू फकिंग मेक अ डिसीजन दैट आई शुड डू दिस और दैट? टाइम पे जो लग्जरी होटल होंगे उनमें हाई वैल्यू टारगेट जो होंगे, पीएम के डेलीगेट्स वगैरह जो आते हैं साथ में, उनके होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से हमले की जो कवरेज होगी वो और ज्यादा फैलेगी। इस वजह से ये लोग इस टाइम Exactly, पे रुद्रा बिल्कुल सही। देख, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रो। These fuckers, they achieved their goal bro, right? है कि नहीं? They fucking won. हेट फैली इंडिया में और फैली। मुसलमानों के खिलाफ कितना एक्शन हुआ मेनलैंड इंडिया में, कितने लोगों ने मुसलमान को विलेनाइज करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर अटैक करने का प्लान जो था इन्होंने फिक्स कर दिया था। अब टारगेट फिक्स होने के बाद 4 अप्रैल 2025 को ये रैकी स्टार्ट करते हैं। रैकी करने आदिल ठोकर के साथ OGW जाते हैं। पाकिस्तानी जो मूसा और अली भाई थे ये रैकी करने नहीं जाते थे। रैकी जब हो जाती थी तो OGW इनको फुटेज वगैरह जाके शेयर करते थे और फिर प्लान बनाया जाता था और डेली बेसिस पे रैकी होती थी। अब जब ये रैकी हो रही थी, इसी बीच में 9 अप्रैल को एक लोकल रेजिडेंट, हम मनाली जा रहे थे पर पहले हमने JNK जाना था। dude. था रशपाल, उसके घर में 2 से 3 आतंकवादी M4 राइफल लेके घुसते हैं। जाओ अब ये भाई, आतंकवादी जाओ, तुम थे जाओ कौन घूमने। ये कंफर्म नहीं हो पाया, डरो लेकिन मत, एक चीज कंफर्म हुई कि ये मूसा अली भाई इनमें से कोई नहीं था। अब रशपाल के घर में घुसने के बाद ये फूड, ट्रैवल बैग और अम्ब्रेला मांगते हैं। फिर रशपाल जो था उससे फोन मांगते हैं, उसके फोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उर्दू में कहीं पे जाके बात करते हैं और फिर सिम तोड़ के रशपाल का जो फोन था उसको वापस कर देते हैं। और उसके बाद जब जा रहे थे ये लोग तो इन्होंने इलाके के आसपास जितने भी एरिया है उनकी जो डायरेक्शन थी वो रशपाल से पूछी और सारा कुछ पूछने के बाद ये निकल जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 10 अप्रैल को रशपाल जो था वो पुलिस को जाके सारी चीजें बता देता। और इसके साथ साथ इस टाइम पे और भी छोटी छोटी इंटेल्स एजेंसीज के पास आ रही थी कि होटल के ऊपर आतंकवादी हमला करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस और पैरामिलिट्री जो थी ये दोनों मिलके डचीगाम, निशांत और आसपास के जो लग्जरी होटल थे वहां ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करके सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। फोर्सेस ने सारे जो होटल के जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट थे उन पे सर्वेलेंस शुरू कर दिया था। गेस्ट वेरिफिकेशन होने लगे थे। क्विक रिएक्शन टीम जो थी वो स्टैंड बाय पर रख दी गई थी। अब इसी टाइम पे एक चीज और निकल के आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जो विजिट होनी थी कश्मीर के अंदर इनॉग्रेशन के लिए वो कैंसिल कर देते हैं। और रीजन बताया जाता है कि कश्मीर का वेदर खराब है, इस वजह से ये विजिट जो है वो कैंसिल की जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर ली जाएगी। अब इसके कुछ टाइम बाद ये जो होटल था जहां पे मूसा, अली भाई इन सब ने टारगेट फिक्स कर लिया था कि होटल के टूरिस्ट पे करेंगे, ये लोग ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लान सिक्योरिटी की वजह से कैंसिल हुआ या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आना कैंसिल हुआ उसकी वजह से हुआ, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन होटल का जो टारगेट था जो सबसे पहले फिक्स हुआ था इसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके लिए ये लोग फिर से रैकी स्टार्ट करते हैं और रैकी करने के बाद यार मैं वीडियो चैट पढ़ रहा हूं, मैं वीडियो मुझे It's actually very informative. कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन होटल का जो टारगेट था जो सबसे पहले फिक्स हुआ था इसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके लिए ये लोग फिर से रैकी स्टार्ट करते हैं और रैकी करने के बाद 4 लोकेशन फाइनल की जाती है, जिसमें पहली थी अरू वैली, दूसरी थी बेताब वैली, तीसरा इन्होंने लोकल अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं उनको सेलेक्ट किया था और चौथी थी बाइसरन वैली। सारी लोकेशन ऐसी थी जिनमें टूरिस्ट को किया जाए ताकि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये जो इकोनॉमी बढ़ रही है, इसको इंपैक्ट किया जा सके। अब इसके नेक्स्ट डे ये जो 4 लोकेशन सेलेक्ट की गई थी इसमें से अम्यूजमेंट पार्क की जो लोकेशन थी उसको ये लोग हटा देते, कैंसिल कर देते। और रीजन इसके पीछे ये था क्योंकि इसकी लोकेशन से पहलगाम पुलिस स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था, यानी कि 1-2 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंच सकती थी। और जो अरू वैली वाली जो लोकेशन थी उसको भी ये लोग अपने प्लान से ड्रॉप कर देते हैं। रीजन ये था कि एक तो यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत थी, दूसरा रोड का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, तो फोर्सेस का आना और लोगों का भाग जाना बहुत आसान था। और बेताब वैली में भी सेम इशू था, सिक्योरिटी फोर्सेस पास में थी और हमला करने के बाद जो आतंकवादी थे उनका बच के भागने के जो ऑप्शंस थे वो बहुत लिमिटेड थे। और फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फाइनली इन्होंने सेलेक्ट किया पहलगाम की बाइसरन वैली। रीजन ये था कि एक तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की प्रेजेंस नहीं थी, दूसरा टूरिस्ट का जो फुटफॉल था वो बाकी कंपैरेटिवली ज्यादा था। यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, सिर्फ ट्रैकिंग करके या घोड़े से जाया जा सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में भी 30 से 40 मिनट लगते ही लगते। सीआरपीएफ की डेल्टा कंपनी 116 बटालियन का जो सबसे करीब बेस था वो 4 से 5 किलोमीटर पे था। ये मैप ब्रो को पीछे से कॉल आई थी इस सेक्शन पे, 20 से 30 मिनट बोलो,
1 से 1.5 घंटा नहीं, जो कि एक्चुअल टाइम 1 से 1.5 घंटा है। मैंने ये शुरू में जिस दिन अटैक्स हो रहे थे उन्हीं दिनों न्यूज़ में सुन लिया था मैंने। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई थी इस पूरे इंसिडेंट पे, उनमें से 1-2 ने बताई थी ये बात कि वहाँ पे एम्बुलेंस को पहुँचने में, सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुँचने में कभी कभार घंटा भी लग सकता था, क्योंकि सिर्फ घोड़ों से और पैदल चल के जाया जा सकता है उस वैली में। सो बॉय लिटरली इसने री रिकॉर्ड करके नया ऑडियो क्लिप ऊपर डाला, 20-25 मिनट बोला, 116 बटालियन का जो सबसे करीब बेस था, लगते ही लगते सिर्फ ट्रैकिंग करके या घोड़े से जाया जा सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में भी 30 से 40 मिनट लगते ही लगते। सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में भी 30 से 40 मिनट लगते ही लगते, राइट? ही हैड टू चेंज इट बिकॉज़ समवन कॉल्ड एंड सेड, "Hey, don't say that. We look incompetent if you say that." कि 1 घंटा क्यों? 20 मिनट, 30 मिनट्स। ट्रैकिंग करके या घोड़े से जाया जा सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में भी 30 से 40 मिनट लगते ही। सीआरपीएफ की डेल्टा कंपनी 116 बटालियन का जो सबसे करीब बेस था वो 4 से 5 किलोमीटर पे था। ये मैप है उसका, चारों तरफ से घने जंगल, तो हमला करके जंगलों में भागना बहुत आसान था और कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो फिर यहां से इन्होंने जो लोकेशन थी पहलगाम की बाइसरन वैली, इस लोकेशन को फिक्स कर दिया और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और जब ये चीज होती है तो इसके नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं। और इस न्यूज के आने की वजह से यह फैसला हुआ कि जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर होगा उसी बीच में हमला किया जाएगा ताकि पूरे वर्ल्ड में न्यूज बने। इसलिए 22 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी गई। अब जैसे ही डेट फिक्स की जाती है तो बाकी आतंकवादी तो पहले से ही बाइसरन के एरिया के आसपास थे, लेकिन 21 अप्रैल को मूसा और अली भाई जो इतने दिनों से जंगल में छुपे थे उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और दोनों सेम डेट यानी कि 21 अप्रैल की रात में कोकरनाग के फॉरेस्ट से निकलते हैं बाइसरन वैली की तरफ। जो रूट ये पकड़ते हैं वो किश्तवाड़, दक्षम, लरनू, चटपाल, ऐशमुकम, ये वाला रूट पकड़ते हैं बाइसरन की तरफ निकलने के लिए। कुछ रिपोर्ट में आपको अवंतीपुरा, तराल, सिरीगुवार, पहलगाम वाला रूट भी मेंशन मिलेगा, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट में किश्तवाड़ वाला ही रूट मेंशन है, तो मैंने वही वाला लिया। अब यहां से लोग चलते हैं और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद, इस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग की थी कि लगातार चलते हैं, और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद बाइसरन के जो आसपास के जंगल हैं वहां पे आके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं हमला करने का। आदिल ठोकर वहीं श्री गुवारा के पास के एरिया में था, तो वो पहले से ही वहां पे था। तो कहने का मतलब है कि अब सारे आतंकवादी बाइसरन वैली के आसपास के जो जंगल थे वहां आके बैठ गए थे और घात लगा के इंतजार कर रहे थे। अब देखिए पहलगाम जो है वो ये यहाँ पे है और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से आप ऊपर ट्रैक करके जाते हो तो करीब 1 घंटा लगता है, और ट्रैक करने के बाद आप ये इस गेट पे पहुंचते हो। और जैसे ही इस गेट से आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते ही 800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा ग्रीन मैदान, यही मैदान है बाइसरन वैली, और इसी के आसपास के जंगलों में आतंकवादी छुप के वेट कर रहे थे। तो एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है और एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है इस मैदान का। ये जो पूरा एरिया है इसको पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्रिज बेहरा के एक आदमी को 3 करोड़ रुपए में 3 साल के लिए टेंडर में दे दिया था। तो उसी ने इस एरिया के अंदर टिकटिंग का सिस्टम किया, जिप लाइनिंग स्टार्ट करवाई और इस एरिया के चारों तरफ फेंसिंग लगा के भी सिक्योर किया। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे एरिया में 2 एंट्री एग्जिट गेट हैं, बाकी चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है, और सिक्योरिटी जो है वो अमरनाथ यात्रा के टाइम यहाँ प्रोवाइड होती है। बाकी के टाइम सिक्योरिटी तभी आती है जब टूर ऑपरेटर या होटल वाले इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटीज को कि टूरिस्ट ज्यादा हो गए हैं, तब वो सिक्योरिटी आती है। अब इसके बाद 22 अप्रैल 2025 का दिन स्टार्ट होता है। 9 बजे बाइसरन वैली की एंट्री खुलती है और पहलगाम से टूरिस्ट अलग अलग होटलों से अपनी अपनी लोकेशन से बाइसरन वैली की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं, और बाइसरन वैली का जो मेन गेट है यहाँ से टिकट ले लेके बाइसरन वैली में एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं। और धीरे धीरे करके 1000 टिकट बिक चुके थे, मतलब कि 1000 लोगों का फुटफॉल इस एरिया में हो चुका था। और अब इसके बाद दोपहर के 1:30 बज चुके थे और तब तक करीब 400 टूरिस्ट बचे थे इस लोकेशन के अंदर। बाकी सारे जितने थे वो वापस जा चुके थे। किसी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 पे पहला आतंकवादी, मोस्ट प्रोबेबली आदिल ठोकर जो था वही घुसता है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा, इस पूरे सीन में ये कहना मुश्किल होगा कि इधर से मूसा गया या इधर से आदिल गया, क्योंकि इस चीज का कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि आदिल किधर से घुसा, मूसा किधर से घुसा। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि मूसा, अली भाई और आदिल वहां पे थे जिन्होंने बंदूकें चलाई थी, और कुछ आतंकवादी जो थे वो जंगल में एज अ बैकअप थे। कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी लेकिन वो भीड़ में मिले हुए थे। इसलिए एक्चुअल में उस समय वहां पे कितने आतंकवादी थे ये कहना मुश्किल था, लेकिन अली भाई, मूसा और आदिल ठोकर ये कंफर्म थे वहां पे जिन्होंने बंदूक उठा के लोगों को मारा। तो इस तरीके से एक आतंकवादी कश्मीरी फेरन पहन के इस तरफ से ग्राउंड में एंट्री करता है। इसकी
वगैरह कश्मीरी जो फेरन इसने पहन रखी थी उसके अंदर छुपा रखी थी, तो आराम से पब्लिक के बीच में घुस के इधर ये जो एंट्री एग्जिट गेट है इसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये एंट्री एग्जिट गेट पे पहुंचता है, ये बंदूक निकाल के हवा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। किसी आदमी पे नहीं चलाता है, हवा में कॉन्टिन्यूसली फायरिंग करता है बहुत और बॉलीवुड भीड़ फिल्म को लग जो रही है। मेन एंट्री एग्जिट गेट है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भीड़ मेन एंट्री एग्जिट गेट की तरफ इकट्ठा होने लगती है, तो वहीं साइड से जंगलों की तरफ से फेंस जो लगी हुई थी वहां से कूद के 2 आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहन के वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये मूसा और अली भाई थे। पब्लिक सोच रही थी कि सिक्योरिटी वाले हैं, तो देखिए ऐसे ही कुछ आतंकवादी आए, रैंडम उन्होंने फायर करके लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं था, ये एक वेल प्लान ट्रैप था जिसमें जो दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उनको प्रॉपर ब्लॉक किया गया और ये जितने टूरिस्ट थे इनको चारों तरफ से घेरा गया और एरिया बहुत बड़ा था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ लोग जो दूसरी तरफ थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, वो आराम से अपना जिप लाइनिंग वगैरह कर रहे थे। अब भीड़ जब मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पहुंचती है तो वो जो दोनों आतंकवादी थे, जो सिक्योरिटी वाले जिनको लोग समझ रहे थे, वो भी गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये सारी भीड़ को इधर ये जो भेलपुरी और चाय और फूड की जो स्टॉल थी इस पॉइंट पे भीड़ को इकट्ठा करते हैं, औरतों और आदमियों को अलग करते हैं। ये सारी चीजें जो करी इन्होंने, ये मेन एंट्री एग्जिट जो गेट था उससे 50 मीटर के अंदर ही करी। अब आदमी और औरतों को अलग करने के बाद ये आदमियों से पूछते हैं कि हिंदू है कि नहीं, और फिर जो नहीं बताते उनसे कलमा पढ़वाते हैं। देवाशीष भट्टाचार्य के पास जैसे ही आतंकवादी आए उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको छोड़ के आतंकवादी दूसरी तरफ चला जाता है। एक क्रिश्चियन वहीं बगल में खड़ा था, उससे पैलेस्टीन का जो इशू था उस पर बोलने को कहा गया। कुछ की पैंट उतरवाई गई और फिर जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको क्लोज रेंज से गोली मार दी गई। अब इसी टाइम पे आदिल हुसैन जो पोनी राइडर था, ये टूरिस्ट जो थे उनको घुमाने लेके आया था। आदिल के एक टूरिस्ट को आतंकवादी गोली मारता है तो आदिल उससे बहस करने लगता है, उसकी गन छीनने लगता है। तो आतंकवादी आदिल हुसैन को भी 3 गोली चला के उसकी भी जान ले लेते हैं। इनके पास M4 राइफल थी, AK-47 थी, इनकी बॉडी और पे GoPro कैमरा लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे और जिन लोगों की जान चली गई थी उनके साथ सेल्फी ले लेके अपने फोन में रख रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा और आप सुन भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें ये लोग 20 से 25 मिनट तक इन्होंने की। ये सारी चीजों में 26 लोगों की जान गई। उनके नाम ये हैं। They're all just guys, man. Look, just regular guys, yaar. Look at this. He's so young, bro. Just uncles and fucking dads. Just घूमना आए हुए हैं यार, ताज़ी हवा खाने आए हुए थे बेचारे यार. Like, look, this guy actually looks like he was a cool person in life. Right? He has a nice black and white photo and look how happy this guy looks, bro. Neeraj Udvani. Look at this brilliant smile on his face. And I'm just judging by face. I know I do this a lot. I just judge by face. But they look regular, decent people, man. I'm sure ये uncle भी सही थे. I'm sure he was also fine. तिलक विलक लगाया हुआ है, but that's okay. That doesn't mean anything. Fuck यार. और फिर जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद इन्होंने भीड़ में से ही 2 फोन लिए, जबरदस्ती छीने उनसे, और उन फोन को लेके लेफ्ट साइड वाली जो वॉल की फेंस थी उसके ऊपर से कूद के जंगलों में भाग गए। अब ये तो भाग गए लेकिन वहां साइड पे चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन दूर दूर तक हेल्प ही नहीं थी कोई। फिर जैसे तैसे करके 2:30 बजे पुलिस के पास पहली बार इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि बायसरन वैली में आतंकवादियों ने ये सब कर दिया है। पहलगाम पुलिस स्टेशन के SHO शॉक्ड हो जाते हैं और इनको बायसरन वैली पहुंचने में टाइम लगता। तो इन्होंने जल्दी मदद भिजवाने के लिए कश्मीर की सारी यूनियन के जो जनरल प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद थे इनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारी चीजें हो गई और जल्दी से जल्दी हेल्प भेजी जाए। और अब्दुल वाहिद को जैसे ही पता चलता है वो पोनी ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस अहमद भट्ट को बता देते हैं। इनके भी फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो ये अकेले ही बायसरन वैली की तरफ भागने लगते हैं और जो रास्ते में जो इनको 1-2 लोग मिलते हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं और जंगल से शॉर्टकट लेके फोर्सेस से पहले पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी भीड़ में सिर्फ 5 से 6 लोग ही पहुंच पाए थे मदद के लिए। ये प्रोफेशनल भी नहीं थे तो ये लोग पीठ वगैरह पे बैठा के जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता था वो कर रहे थे। फिर जैसे तैसे करके SHO रियाज जो है वो पहुंचते हैं और फिर CRPF की 116 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार जो थे वो अपनी 25 लोगों की टीम के साथ। I know there was a army guy who got married and his wife got so much hate from like extremist Hindus. उस लड़की के साथ जो किया ना ब्रो तुम लोगों ने, उसके बाद तो मेरी रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई भाई इंडियन लोगों के लिए।
उस बेचारी वो उसका हस्बैंड मर गया यार टेररिज्म में, और वो हस्बैंड फोर्सेस का आदमी था। मेरी नजरों में आप लोगों की, आपकी नहीं, पर जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे लड़की की, उसकी नजरों में मेरे चली गई इज्जत भाई सारी। I was like, these people are pathetic. They are fucking the worst people, man. How can they treat this girl with such disrespect, who's just processed the tragedy, the trauma of her husband being killed by fucking terrorists, bro? पहुंच जाते हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं। अब जैसे ही हमला होता है, इसके थोड़ी देर बाद टीआरएफ जो थी वो हमले की जिम्मेदारी लेती है और रीजन बताती है कि जो डोमिसाइल इशू करे जा रहे हैं इसलिए किया गया। अब इसके बाद ये जो पूरा एरिया था उसको सैनिटाइज किया जाता है। टूरिस्ट जो थे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं, स्केच बनवाए जाते हैं, क्रैकडाउन स्टार्ट होते हैं। OGW जो थे उनको पकड़ा जाता है, उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं, और लोग जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़ के कैसे प्लानिंग हुई उसको जोड़ा गया। और जो जो OGW और आतंकवादी पकड़े जा रहे थे उनके जो घर थे उनको लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि TRF ने तो ऑलरेडी जिम्मेदारी ले ली थी इस पूरे हमले की, लेकिन 25 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इस पहलगाम हमले को क्रिटिसाइज करना था। तो इस प्रेस स्टेटमेंट का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें डायरेक्ट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही TRF का नाम इसमें लिखा हुआ देखा पाकिस्तान ने इसका अपोज किया। पाकिस्तान ने कहा कि UN की इस ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट से TRF का नाम हटना चाहिए। ये उस स्टेटमेंट की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके देख लेना, कहीं भी TRF का नाम मेंशन नहीं है। चाइना ने भी UN की 1267 सैंक्शन कमेटी में TRF को ब्लैकलिस्ट करने वाला जो इंडिया का प्रपोजल था उसको रोक दिया। चाइना के डिप्लोमेट च्वांग ली ने पाकिस्तान के कहने पे TRF का नाम लिस्ट से हटा दिया, और बहुत ही फक्र से पाकिस्तान ने नाम हटाने के बाद अपने पार्लियामेंट में बताया कि हमने TRF का नाम नहीं आने दिया। अब देखिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, OGW पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मेन जो उस दिन बंदूकों पे जिनके हाथ थे, जिन्होंने मारा था, मूसा, अली भाई, आदिल ठोकर, ये सब बचे हुए हैं। इनको अभी भी इंडियन फोर्सेस किश्तवाड़ के जंगलों में ढूंढ रही है, ऑपरेशन चल रहा है। जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगी मैं आपको बता दूं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, डर्मा टच के सैलिसिलिक 2% यार, for fuck's sake, bro. For fuck's sake, how do you go from this to that? How do they do this? You have to be a fucking robot. Zero tone deaf. Like, how do you go from this to this? This pisses me off so much. Put a black screen, bro. Do something. कोई तो सिमेंटिक्स कर, थोड़ा तो सेपरेट कर अपने कंटेंट को अपने ऐड से। एक सांस में भैंचोद बेचना शुरू कर देते हैं ये लोग। मैं ना कर पाऊं भाई, मुझे कोई दे नहीं रहा स्पॉन्सर, ना मैं मांग रहा हूं, पर मैं ना कर पाता ये कभी, मेरा जमीर नहीं इजाजत देता। एक सांस में कैसे कर सकते हो यार आप? एक पॉज ले ले बीच में, एक ब्लैक स्क्रीन डाल दे ताकि यूजर का दिमाग डिस्कनेक्ट हो जाए फ्रॉम द ट्रेजेडी एंड फकिंग हॉरिबल कंटेंट दैट आई जस्ट विटनेस्ड, एंड देन आई कैन सी योर एड, बी लाइक ओके इट्स एन एड। एक सांस में बोल देता है। और ये जो इतने सारे इनोसेंट लोग मरे हैं इनके लिए जो हुआ है, और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि सेलिक एसिड 2% के साथ डर्माटोलॉजी का ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे भोसड़ी के। I don't want to be mean. I respect these guys, Dhruv Rathi, Nitish. I actually do respect them. They do good work, man. They do a lot of work. You know, journalism के लिए मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। खुदा का खौफ करो यार।